बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को ईद मुबारक और हम खुश आमदीद भी कहेंगे। बैरूनी साजिश के ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो बनाने का ऐलान किया है मौजूदा हुकूमत ने, उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ फ़ौरन फंडिंग केस का भी मामला है। मौजूदा हुकूमत ने इस बात का भी फैसला किया है कि फ़ौरन फंडिंग केस के ऊपर आज से रोनो तहकीकात की जाएंगी। और इससे पहले तौहीन मज़हब के केसेस भी हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ दर्ज कराए गए हैं और असासाजात के बारे में भी खबरें हैं कि उनकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। तहरीक इंसाफ समझती है कि मौजूदा हुकूमत के ये तमाम इक़दामात इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं है। इस पर हारून साहब क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हारून साहब के तज्ज़िये में हम जानेंगे। मईशत की हालत अब कैसी है और इसी मईशत को सुधारने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ ताउन और मदद की नज़र से देख रही थी और इस बात की तलबकार भी थी। अब तक पाकिस्तान में कितनी मदद आई है या कितने ऐलानात हो चुके हैं, मईशत की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इसके ऊपर भी हारून साहब से जानेंगे। और जो इक़दामात उठा रही है ये गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट और उनकी टीम इक़दामात उठा रही है वो कितने काबिल तहसीन है, इसके ऊपर जानेंगे। हारून साहब, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, मुलाकात का अहवाल मैं जानूंगी, मगर उससे पहले ये बताइए कि सबसे बड़ी खबर आज के दिन आपके पास क्या है? देखिए, एक तो CNN ये ख़बर दे रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा होने वाला है कि उसकी फ़िज़ाई स्पेस इस्तेमाल की जा सकेगी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अब अफ़गानिस्तान के में फ़िज़ाई स्पेस की क्यों ज़रूरत पड़ गई अमरीकियों को, इसकी कोई वजह समझ में नहीं आती। क्या वो फिर तालिबान पे हमले करना चाहते हैं और करना चाहते हैं और पाकिस्तान अगर उन्हें इजाज़त दे देगा, ये CNN ख़बर दे रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी ख़बर यह है कि उसकी तफसीलात मालूम हो गई हैं कि कैसे मुआहदा हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और ये फाइनली लंदन में हुआ नवाज़ शरीफ साहब की इजाज़त से। जब ये तय पा गया इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है, ये उम्मीद पैदा होगी उन्हें कामयाब हो जाएगी, जिसमें अमरीकी मुलव्वस थे। अब लोगों की समझ में नहीं आता, कहते हैं कि मुदाखलत हुई है, साजिश नहीं हुई। मुदाखलत साजिश के बाद ही होती है ना। जब मुदाखलत की उन्होंने तो मुदाखलत से बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की और वो मुदाखलत वाज़ेह है। राजा रियाज तक को तो इनवाइट किया गया अमरीकी सफारत खाने में। अच्छा। और नूर आलम को किया तो कुछ समझ में आता है क्योंकि उससे गुफ्तगू कर सकते और बहुत से लोगों को किया, और ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम नहीं लिए जा सकते। अच्छा, गुजारे ये है कि वो जब उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम दें शहबाज शरीफ साहब ने, तो जरदारी साहब डट गए। उन्होंने कहा कि वज़रा के नाम बाद में देंगे, पहले 20 कौमी असम्बली की सीटें दें। अच्छा। और पंजाब में और 40 सूबाई असम्बली की पीपल्स पार्टी के, उसके बगैर एग्रीमेंट नहीं हो सकता। ठीक। सीनियर लीडरशिप शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करती रही और वो मुज़ाकरात नाकाम रहे। बार बार बातचीत की गई। उन्होंने कहा हुकूमत बनने के बाद इस मौजू पे बात करेंगे, वज़रा की फहरिस्त तो देना, मगर ये मुज़ाकरात नाकाम रहे। फिर जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की बराह रास्त मुलाकात हुई, फिर भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब उसमें दाखिल हुए, 3 घंटे तक वो वीडियो लिंक पे बात करते रहे, फिर भी कोई चीज़ तय नहीं हुई। वो इसी पे उनका मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत बनने के बाद करेंगे, इस वक्त ये बड़ा मुश्किल है। और ज़ाहिर है 20 सीटें छोड़ देना कौमी असम्बली की, और ऐसी जगहों पे वो सारी जगह मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी हैं। अच्छा, ठीक। कि वहाँ तो पीपल्स पार्टी के जीतने का चांस ही नहीं है। सराय बेल्ट में तो शायद कोई सीट जीत लें, मगर वो पिंडी भी है, उसमें गुजरांवाला भी है, उसमें सरगोदा भी है, फैसलाबाद भी है, मंडी बहाउद्दीन भी है, गुजरात भी है। तो ये कैसे हो सकता है? सही, ठीक कह रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में तो कोई पॉसिबिलिटी शायद हो, रहीम अरखा में हो, ठीक है, मुल्तान में हो शायद, बाबरपुर भी है उसमें, भक्कर में। तो इस पे फिर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुसैन हक्कानी साहब से रब्ता किया, जिनके पास रहे हैं, जिन्हें सफ़ीर भी बनाया गया था, जिन्हें कहा जाता था कि वो अमेरिका में अमरीकी सफ़ीर हैं, पाकिस्तान के सफ़ीर नहीं हैं, और जिनके बारे में वसूख से जो कहते रहे पाकिस्तान को असले की सप्लाई बंद कर दी जाए, जो इंडियन टेलीविज़न चैनल्स को इंटरव्यू देते हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ किताब लिखी है, और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, जो मेमो गेट में मुलव्वस थे, जिनके बारे में ये बावर किया जाता है। बाद लोग कहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते हैं, लेकिन वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे काम कर सकते हैं?
तो बहुत से लोग ये समझते हैं CIA के साथ वो काम करते हैं। चुनांचे हुसैन हक्कानी साहब ने जो बाइडन इंतज़ामिया को बताया ये सूरत हाल है, उनके साथ कुछ लोग आए और बाद ज़रा ये दावा करते हैं कि वो CIA के लोग थे, वो नवाज शरीफ से मिले और यहाँ से बिलावल गए। चुनांचे ये मुआहदा तय पा गया। उस मुआहदे में ये है कि 20 सीटें दी जाएंगी और उन्हीं 20 सीटों के नीचे शहरों के नाम मैंने ले दिए, शायद एक आध रह गया हो जी, बक्कर और काड़ा, बाकी तो ये मैंने आपको बता दिया जी जी। सूबाई असम्बली की दो सीटें उन्हें दी जाएंगी जी। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि जून तक ये निज़ाम चलाने की कोशिश की जाएगी और यानी ये इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे उससे पहले, जून से पहले, अगले साल जून से पहले। और तीसरी बात यह है कि 2028 में पीपल्स पार्टी का यानी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी। ये है जनाब मुआहदा और अमेरिका इसका गारंटर है। अब तक ये कहा जा रहा था कि कतर रज़ामंद है, लेकिन कतर की तो कोई मतलब गारंटी की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है, तो अमेरिका ही इसका ज़ामन है और हुसैन हक्कानी साहब ने इसमें आखिरकार मरकज़ी किरदार अदा किया और उन्हीं का राब्ता है अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ। सही, ठीक है। खबर तो बहुत ही बढ़िया अरुण साहब जो आज आपने प्रोग्राम के आगाज़ पर ही सामने रख दी है लोगों के। एक बड़ी मुलाकात इमरान खान साहब से भी तो हुई है आपकी, क्या आपको अपने तमाम सवालों के जवाबात मिल गए जो आप हमेशा उठाते हैं? आप पूछे ना, मैं बहुत सी बातें हुई तो मैं बताता हूं। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि जब आप इमरान खान साहब से मिलने गए तो इंतज़ाम कैसा था मुलाकात का पैगाम क्या खान साहब ने खुद दिया या किसी ने पैगाम पहुंचाया कि खान साहब से मिल लीजिए? जी, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने अपना एक से ज़्यादा मरतबा रब्ता किया, फिर वो मसरूफ़ हो जाते थे कहीं। मैं सुबह बाद मैसेज होता था, मैं मैसेज देता था, फिर उनका मैसेज आता था, फिर वो सारा दिन मसरूफ़ रहते थे, फिर रात को बात होती थी, फिर मैंने कहा ईद के बाद मिलेंगे। तो अच्छा। फिर फाइनली खैरियत तय पा गया कि ईद के बाद मिलेंगे। फिर दो दोस्त जो हैं वो मुसर हुए, वो जाना चाहते थे और मेरा भी ख्याल था कि उन्हें जाना चाहिए। तो वो एक दोस्त जो हैं वो एक और साहब को भी साथ ले आए, इसलिए बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन जो बहुत मेरे ख्याल में ज़रूरी बातें थी वो मैंने उनसे पूछ ली। अच्छा, पहली बात तो ये है कि टेलीफोन उन्होंने कहा, हम ले गए अंदर और बड़े ही वॉज वेरी रिलैक्स, बहुत ही यानी आसूदा थे, बड़े मुतमईन बैठे थे और बास की शर्ट पहनी हुई थी सफ़ेद और ट्राउज़र्स पहने हुए थे ब्लैक और रिलैक्स थे बिल्कुल। लेकिन फिर उन्होंने कहा टेलीफोन दे दें, तो खैर मैंने फटाफट कहा कि हाँ ले लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं समझ गया, बल्कि मैंने उनसे पूछा भी कि डीबगिंग का कोई इंतज़ाम किया है? उन्होंने कहा कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये कि गुफ्तगू न सुनी जा सके यहाँ पर। अच्छा, फिर गुफ्तगू शुरू हुई सीटों के इस मसले पे कि टिकटों का क्या करेंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा मैं खुद टिकटें दूंगा। उस पर हमने उनसे कहा, मैंने भी और दूसरे दोस्त ने भी, कि इसका मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, डेटा जमा करना पड़ेगा जो कायद-ए-आज़म का तरीका है, और आप नहीं देंगे टिकटें जो है कमेटी देगी, फाइनल अप्रूवल आप दे सकते हैं, मगर इसमें सिफारिश का अमल दखल नहीं होना चाहिए। ठीक। उस पर उन्होंने बहुत ज़ोर देकर कहा कि नज़रियाती लोगों को वोट देंगे। मैंने कहा वो आदमी जो जीत सकता हो और वो आदमी जो वफादार हो। सही। मेरा नहीं ख्याल कि सब नज़रियाती लोगों को दे सकेंगे कारकुनों को, लेकिन बहरहाल अब उनकी तादाद ज़्यादा होगी। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर इलेक्शन होते हैं तो वो जीत जाएंगे, उन्हें कोई इसमें शुबा नहीं था। फिर उनसे पूछा कि भाई अपनी हिफाजत का क्या बंदोबस्त किया है? उन्होंने कहा कि वो वहाँ से लोग आए हैं। ये मैं खैर उनसे पहले टेलीफोन पर भी पूछ चुका था, वहाँ से लोग आए हैं फ्रंटियर से और वो हिफाजती इंतजामात करेंगे। बाकी ये है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जितना मैं बंदोबस्त कर सकता हूँ वो मैंने कर लिया। अच्छा। फिर मैंने कुछ नुकात उठाए, मसलन ये कि भाई आपका मीडिया का मामला हमेशा ही क्यों ख़राब रहता है। सही। इस पर उन्होंने ये कहा कि मीडिया पे प्रेशर है और उस प्रेशर का हम कुछ कर नहीं सकते, जो लोग हमारी हमायत कर रहे हैं उन पर भी बहुत दबाव है शदीद, और परेशान भी हैं वो उस दबाव की वजह से, और ज़्यादातर मीडिया ग्रुप तो हमारी मुखालफत कर रहे हैं, गैर जानबदार तो कम ही हैं। तो मैंने नाम लेकर कहा, मुनासिब नहीं है नाम लेना टेलीविज़न पे, कि फ़लाँ साहब जो हैं जिन्होंने एक हिंदू मेंबर को वो बहुत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए टेलीविज़न पे नशर हुए कि जो कोई आदमी दोहरा नहीं सकता। वहाँ तो खैर मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्हें बताया, खातून के साथ भी किया जी। तो उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ वो इसके लिए मौजू आदमी नहीं है। फिर दूसरे आदमी का जिक्र हुआ, फिर उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कहते हैं वो भी मौजू। मैंने कहा वो ज़हीन आदमी हैं, लेकिन वो किसी और काम, जिस काम के लिए वो, हर आदमी का एक काम होता है, उस काम पे उनको लगाएं। इस पर उन्होंने इत्तफाक किया।
और फिर ये कहा मुझे कोई नाम बताएं। मैंने कहा मैं ऑफ हैंड नहीं बता सकता, मेरे जहन में नहीं था कि आप मुझसे पूछेंगे, लेकिन मैं सोच के बता सकता हूँ। कोई और भी बता सकता है, कोई मीडिया के साथ आपके खुशगवार मरासम होने चाहिए। क्या बात है कि आपको कोई एक आदमी भी नहीं मिलता इस किस्म का। सही सही। तो ये फिर फैसलाबाद की सीट का इत्तेफाक से जिक्र हुआ, अपने राजा रियाज वाले का कि वहाँ किसको अपना खड़ा करना है। तो वो मैंने नाम लिया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। वो साहब इत्तेफाक से वहाँ मौजूद थे। अच्छा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप काम शुरू कर दें। और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि सेनेटर का जब इलेक्शन हुआ था, एक हुआ था ना, आपको याद है, चौधरी सरवर जिसमें जीते थे जी, कि या तो मैं जीत सकता हूँ, और 13 में आपके कहने पे मैंने सीट छोड़ दी थी, उस वक्त भी आपको सही इत्तलात नहीं दी गई थी, तो 18 में भी, और सरवर जीत गए। और फिर अपना जिक्र हुआ इसका, उन्होंने कहा नहीं बस आप काम शुरू करें। अच्छा। और उम्मीद है आप जीत जाएंगे। सही। और उन्होंने भी अपनी कुछ तजावीज़ दी, और ये सीटों के बारे में एक दो जो थे उन्होंने कहा, जो मेरे साथ ही गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक पेपर इस पे लिखा है, इसका एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। अच्छा ठीक है। इस बारे में वो बड़े मुतमईन थे कि काफ़ी लोग आ जाएंगे और वो प्रेशर बिल्ड करेंगे। एक बड़ी अहम बात ये हुई कि उनसे पूछा कि भाई बुज़दार को क्यों बनाया। हाँ, इस पे आप हमेशा सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा किसी एक और आदमी पे इत्तफाक राय नहीं, किसी आदमी पे इत्तफाक राय नहीं हो रहा था, किसी पे कोई ना कोई मुखालफत करता था। तो ये आर्जी अरेंजमेंट था, अलीम खां को बनाना था, अलीम खां को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीम खां गलत तौर पर ये समझते हैं, ये तासुर देते हैं कि मैंने गिरफ्तार कराया, उन्होंने गिरफ्तार कराया जिन्होंने मुझसे नहीं पूछा। अच्छा। और मुझसे कोई बात ही नहीं की। इसके बाद उन्हें वजारत दी और उन्हें मुतमिन करने की कोशिश की। जो इंकशाफ उन्होंने किया वो बड़ा अजीबोगरीब था। क्या था वो? उन्होंने कहा कि जब क्राइसिस बढ़ गया तो मैंने अलीम खां को वज़ीर आला बनाने का दोबारा फैसला किया, यानी उस वक्त जब क्राइसिस अपने रूज पे था, कोई यानी 1.5-2 महीने पहले। तो जब मैं उन्हें इत्तला देने वाला था तो ठीक उसी वक्त अलीम खान ने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अच्छा। ठीक उस वक्त जब मैं उन्हें फ़ोन करने वाला था कि आपको वज़ीर आला के लिए नामज़द कर रहे हैं और आपको बना देंगे वज़ीर आला, तो उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में भी गुफ्तगू की और कुछ सदमे का उन्होंने इज़हार किया। आज मुझे देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, अगर ये सही है मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा, हालांकि बार बार मैंने उसे पढ़ा है, और ताज्जुब हो रहा है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब अजीम तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इमरान खान के करप्शन के सारे सबूत मैं फराहम करूँगा। अब ये सब जानते हैं कि उसने ज़ाती तौर पर तो कोई करप्शन नहीं की, करप्शन तो थी, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, मगर ज़ाती क्या करप्शन की है उसने। तो इस पर खैर ये तो आज की बात है, इसका जिक्र नहीं हुआ। और कोई बात आप पूछना? बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगी हारून साहब, ये तो अंदरूनी मामलात थे, अब जरा बैरूनी मामलात के ऊपर जाते हैं, मास्को के दौरे के ऊपर। खान साहब रशिया जब गए थे, पहले तो ये बताइए के बारे में। अच्छा, एक तो मैंने उनसे ये पूछा जी, एक तो मैंने उनसे ये पूछा कि जाने से पहले आपने मुझे बात करने दें, 20 मिनट हो गए। वो आपने जाने से पहले आपने वज़ारत ख़ारजा को एतमाद में लिया, उनकी राय ली, आपने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा हाँ वज़ारत ख़ारजा बहुत पुरजोश थी, बहुत। उन्होंने कहा कि एक सुनहरी तारीख़ी मौका है और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और हर हाल में आपको जाना चाहिए। अमरीकी रोक रहे थे, वो नहीं चाहते थे जाएं। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, उन्होंने कहा लाजमन आपको जाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा माहौल कैसा था, कैसी कैफियत थी, प्यूटन से आपकी क्या बात हुई, ज़रा मुझे तफसील से बताएं। उन्होंने कहा कि एक बड़ा अजीब व गरीब इंकशाफ किया। उसने कहा, प्यूटन ने कहा मैंने 250 मस्जिदें बनाई हैं, और वो सिर्फ चेचनिया में नहीं है, बाकी रूस में भी, रूस में काफ़ी मुसलमान हैं और मेरी बीवी मुसलमान है। मैं तो इस पर इतना हक्का बक्का रह गया, मैं मज़ीद कोई सवाल ही नहीं कर सका कि बीवी उसकी मुसलमान है तो उसकी शादी कैसे हुई। बहरहाल उसने कहा, इस्लामिक फोबिया पे बात हुई तो उसने कहा, उसने अप्रिशिएट किया और उसने कहा मैं इसमें आपके साथ हूँ। ये बड़ी नामुनासिब बात है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, और आपने इसमें जो रोल प्ले किया है हम उसे अप्रिशिएट करते हैं और इसमें हम आपके साथ हैं। फिर मैंने तेल का पूछा, वो तो खैर खबर आई। अच्छा, मैंने कहा कि क्या माहौल था, उन्होंने कहा माहौल ये था कि 3 घंटे हम बैठे रहे, हमला हो चुका था, उसी दिन हुआ, हमें तो मालूम नहीं था।
3 घंटे में ना उन्होंने कोई टेलीफोन कॉल ली, हालांकि जंग हो रही हो तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है लम्हा बलम्हा मालूमात आती हैं और उन्हें ज़ाहिर है गाइड करना होता है, फैसले करने होते हैं। कोई टेलीफोन कॉल उन्होंने नहीं ली, कोई किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मैंने कहा उनका वो मूड कैसा था, किस तरह से, उन्होंने कहा वो बिल्कुल रिलैक्स थे, बहुत कंफर्टेबल थे। फिर ये है कि ये तेल की कैसे बात हुई, उन्होंने कहा उन्होंने ऑफ़र की 30% कम पे तेल देंगे, अच्छा, और 20 लाख टन गंदम भी देंगे। तो मैंने कहा ये मतलब फ़ैसला हो गया? उन्होंने कहा नहीं, फ़ैसला तो हो गया मगर जुज़ियात तो बाद में तय करनी थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे कहा गया कि भाई ये आपने को इसकी यूक्रेन की मजम्मत करनी चाहिए, और मैंने तो इनकार कर दिया कि इंडिया ने नहीं की है तो मैं कैसे मजम्मत करूं। और पेट्रोल का तो मामला उन्होंने कहा बीच में ही रह गया, इसलिए कि जब इंडिया नहीं कर रहा तो हम कैसे कर रहे हैं, और इंडिया धड़ाधड़ तेल खरीद रहा है। तो 30% आज मैंने उसके फिगर्स देखे हैं, कोई $22 बिलियन का तेल हम खरीदेंगे। अच्छा। तो 30% आप देख लें कि उसमें कितना बनता है, $6 बिलियन से ज़्यादा बनता है, उसकी सेविंग हो सकती है कि सब खरीदते, सारा तो शायद ना खरीदते। और वो आपको IMF वाले ज़्यादा से ज़्यादा $2 बिलियन एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, और उसका भी वादा नहीं किया है उन्होंने, अभी उसकी तफसीलात तय होंगी। अच्छा। और सऊदी अरब से भी कमिटमेंट नहीं मिली है, हाँ सिर्फ बात हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये जो और ये भी इंकशाफ हुआ, सिर्फ उन्हीं से नहीं बात हुई, वहाँ और लोग थे, उनसे भी बात हुई कि इसमें बरतानिया भी मुलव्वस था, बरतानवी सफारत खाना भी मुलव्वस था, वो भी लोगों को उकसा रहा था। इस मुलाकात में सिर्फ अरुण साहब यही मामलात के ऊपर बात हुई, या कुछ ऐसी बातें भी थी खान साहब से आपकी हुई जो रशिया में उनके और पुतिन के दरमियान हुई और अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी? क्या कोई और भी मामलात थे? नहीं, ज़्यादातर यही बातें थी। जाहिर है बहुत सी गुफ्तगू, ज़्यादातर गुफ्तगू ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड थी। लेकिन ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे सारी तफसीलात मालूम थी, मेरा तासुर ये था कि IB उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सकी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इन्फॉर्म किया जाता रहा। उन्होंने लोगों के नाम लिए जो नहीं लिए जा सकते, वो कि फ़लाँ साहब के पास मीटिंग हुई, फ़लाँ जगह पे मीटिंग हुई, फ़लाँ मौके पे मुझे आकर बताया गया, फ़लाँ आदमी मिलने के लिए गया है और फ़लाँ ने ये बात की है, और ये सारी तैयारी उस वक्त की जा रही थी मुझे हटाने की, और मुझे मालूम था। और ये तो आपको पता है वो कहते ही हैं, कल तो ये फिक्रा उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरी ज़िंदगी के तल्ख तरीन वक्त था और मेरे हाथ बंधे हुए थे, और ये भी उन्होंने दोहराई बात कि मुझे हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। और ये आज उन्होंने फिर कहा है कि अगर मेरी अक्सरियत ना हुई तो मैं हुकूमत नहीं बनाऊंगा। अच्छा। मतलब वो ये चाहते हैं कि इत्तेहादी अगर हों भी तो उन पर इन्हिसार ना हो हुकूमत का। अच्छा, ठीक है। तो शहबाज गिल साहब के बारे में, शहबाज गिल साहब के बारे में बात हुई कोई आपकी? वो खुद जीते हैं, उनके जो हादसा पेश आया। शहबाज गिल साहब के बारे में बात हुई, मैं टेलीविजन पे नहीं करना चाहता। हाँ, नहीं, हादसा तो आज पेश आया है या कल, अगर उसके बाद पे है। शहबाज गिल साहब वहाँ मौजूद थे। अच्छा। वहीं मैंने मीटिंग में तो नहीं थे, आके वो बैठे फिर उठ के चले गए। अच्छा। तो मतलब वो शहबाज गिल का हादसा तो जाहिर है उसकी तहकीकात अगर हुकूमत करेगी तो उस तहकीकात का क्या भरोसा है। पीछे से गाड़ी कैसे लग सकती है, ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात है कि पीछे से गाड़ी टकराए, और वो हुकूमत ने फटाफट कह भी दिया कि वो इत्तफाकी वाक़या है, और वो गाड़ी उलट गई, यानी इतने ज़ोर से लगी वो ब्रेक नहीं लगा सका। क्यों नहीं लगा सका ब्रेक? अच्छा। और वो ज़ख्मी है। ठीक है भाई, कमीशन का भी वही मामला है, भाई कमीशन हम बनाएंगे, और फैसला उन्होंने पहले दे दिया। वजीर इत्तलात ने कहा कि कमीशन बनाएंगे, मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने जी, मगर साथ ही ये कहा ये तो फराह गोगी को बचाने के लिए किया जा रहा। फराह गोगी का मामला तो अब उठा है, ये साजिश तो कई माह पुरानी है और महीनों से इसका जिक्र हो रहा है। तो फराह गोगी का मामला तो इन्होंने उठाया है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने ये कहानी गढ़ी। अगर तो वो एक वाक़या आपको बताया था कि एक साहब ने कहा कि मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान की हमायत पर शर्मिंदा थे और हुसैन अहमद मदनी की कब्र पे जाकर रोते रहे। तो मैंने उनसे कहा अल्लाह का बंदे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी तो कभी इंडिया गए ही नहीं, और 52 में उनका इंतकाल हो गया, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी का तो इंतकाल 59 में हुआ।
जो आदमी 52 में जिसका इंतकाल हो गया, उस आदमी की कब्र पे ऐसे चला गया जिसका 59 में इंतकाल होगा। तो ये फ़र्क होगी वाली कहानी अजीब है। जो भी उसका मामला है, कानून को देखना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो कसूरवार है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि भाई ये किस्सा तो अब छिड़ा है, इस हफ्ते का किस्सा है, और वो साजिश की कहानी जो है वो 2-3 महीने पुरानी है, बल्कि 6 महीने पुरानी है, बहुत पहले फैसला हो चुका था। अच्छा, ठीक है। और उसकी बहुत सी तफसीलात तो मैं आपको पहले ही बता चुका, अब उनका यादा क्या करूँ। इस पे फवाद शाह साहब भी कह चुके हैं कि वो उनका मामला है वो खुद देखेंगे, और जहाँ तक कमीशन की बात है वो आज़ाद अदलिया देखे इसको, और अदलिया जो गैर जानिबदार हो उसी के ऊपर सारा मामला होगा। एनी और उन सब आपने सऊदी अरब की जब बात की तो मुझे ये बताइए कि सरकारी गुफ्तगू जब सऊदी अरब के साथ चल रही है तो उसमें हुसैन नवाज हो या मौलाना ताहिर अशरफी साहब हो, ये किस हैसियत में उस गुफ्तगू के अंदर शामिल हो सकते हैं? देखे ना, ताहिर अशरफी साहब ने तो बिल्कुल फ़ौरन ही वादे कर दिया ना, इमरान खान पे तनकीद शुरू कर दी, और सरकारी वफद में सऊदी अरब गए कि वो तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा नहीं थे। उनके बारे में मैंने कोई बात नहीं की। मैंने बहुत पहले इमरान खान साहब से कह दिया था कि आप, और भी लोगों के बारे में आपको पता है, मैंने हमेशा मुतनव्वे करता रहा कि भाई ये न कीजिएगा आप, जब वो उनकी तरफ माइल थे। लेकिन किसने बनाया उन्हें, मेरी समझ से बाहर है। और वो कैसे चले गए, कोई नाकाबिले फ़हम है। कल तक तो आप थे साथ इमरान खान के, और जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई आप दूसरे ग्रुप में कैसे शामिल हो गए, और उन पर इल्ज़ामात भी तराशने लगे और अजीब व गरीब गुफ्तगू करने लगे। सही तो हुसैन नवाज का अजीब व गरीब मामला है। एक आदमी जो है वो मफरूर है, अदालत के वो मफरूर है, वो सरकारी वफद का हिस्सा कैसे बन सकता है? और सऊदियों पे भी हैरत है कि उन्होंने इसको कबूल किया। अगर खुशौकी से मुतल्लक कोई आदमी हो, उसके कत्ल से मुतल्लक, और हम उसको वेलकम करें तो वो कैसा लगेगा सऊदियों को? मुझे तो बहुत इस पर ताज्जुब है। बहरहाल हुसैन नवाज का बड़ा हैरत अंगेज़ है। अच्छा, फिर ये एक वीडियो का मामला है, इस पर गुफ्तगू नहीं हुई उनसे, ये बड़ा ताज्जुब खेज़ है कि इमरान खान की वीडियो ये हम 15 बरस से सुन रहे हैं। 2 बार तो ऐसा हुआ कि मैंने कालम लिखा, इस पर तो रुक गया। एक बार काजी हुसैन अहमद साहब ने मुझे बताया, एक दफ़ा हफीजुल्लाह खान ने बताया। अब वो बार बार कह रहे हैं। साथ एक ट्वीट किया है मोहतरमा मरियम नवाज ने कि मैं कैरेक्टर असैसिनेशन में बिलीव ही नहीं करती। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत दिनों से हो रहा है। और लोग कहते हैं एक वीडियो आने वाली, एक वीडियो आने वाली। आप जिसकी चाहें वीडियो बना लें। वो शाहीन साहिबाई साहब ने एक वीडियो ऐसी बना के दिखाई है कि जिसमें एक आदमी जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, और वो अपना उसका चेहरा लगा दिया जाता है। वह रोज़ हम सोशल मीडिया पे देखते हैं चेहरे। एक इंडियन टेलीविज़न ने एक ख़बर नशर की है, वो सोशल मीडिया पे थी, कि मोहतरमा मरियम नवाज़ के बारे में बहुत ही नाज़ेबा, कि वो जब वो हो गया, हुकूमत उलट गई तो उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। बिल्कुल झूठ और गलत, जो उनके करैक्टर से कोई मुनासिबत नहीं रखती। तो वो इस तरह की चीज़ें तो होती रहती हैं। और ये गंदगी जब फैलेगी तो इनको कोई, किसी को खुदा का खौफ नहीं है और इल्म भी नहीं है। जहालत की कोई हद है। भाई जब तुम दूसरों को रुसवा करोगे, ये वाज़े तौर पर कुरान मजीद भी इस पर इशारा करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, रसवा करोगे खुदा तुम्हें रुसवा करेगा। एक ज़ाती ज़िंदगी देखिए ना, जो गलीज़ तरीन जुर्म है उसमें 4 ऐनी गवाह तलब किए जाते हैं अदालत में, 4 ऐनी गवाह। और आप जो है उसकी फिल्में बनाते हैं। फिल्में कौन बना सकता है? जिसकी एक्सेस हो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में। ठीक कह रहे हैं। या कोई जराइम माफिया बना सकती है, ठीक, जिसके पास इक्विपमेंट हो और जो अरबों रुपए खर्च कर सकती हो। मुशर्रफ के ज़माने में भी ये प्लान होता रहा, अब भी होता रहा। अब इधर PTI वाले भी धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास भी एक है। वो भी अल्लाह से डरो यार। कोई इस माशरे को तुम यूरोप से भी बदतर कर दोगे, अमेरिका से भी बदतर कर दोगे, इतनी गलाजत फैल जाएगी, बाकी बचेगा क्या? सियासत तो रही अलग, हुकूमतें तो बनती बिगड़ती रहेंगी और पाकिस्तान सलामत रहेगा। पाकिस्तान के दिफा को तो अब कोई ख़तरा नहीं है। अगरचे पिछले 10 दिन से धमकी दे रहे हैं, एयर चीफ भी इंडिया के और दूसरे लोग भी धमकी दे रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। कार्रवाई नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत बुरी तरह पछताएगा। तो लेकिन ये आप माशरे को इतना अखलाकी तौर पे खोखला कर देंगे, कोई शर्म हया नाम की चीज़ ही ऐसा लगता है रहेंगी। और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आया कि बेशर्म अपनी मर्जी करे, और जब वो अपनी मर्जी करेगा तो फिर वो अल्लाह ताला के रहम करम पे होगा, फिर उसके साथ कोई रूह रायत नहीं हो सकती। और आप इस माशरे को कितना पस्त कर देना चाहते हैं। ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। कुरान मजीद कहता है कि इंसानों को बेहतरीन सूरत में पैदा किया गया,
बेहतरीन सूरत में पैदा किया गया, लेकिन फिर उनमें से बाज को जो है असफलुस साफलीन बना दिया गया, गलीज से गलीज तरीन। आप इस माशरे को, इसमें पहले ही कम जुल्म नहीं है और कम बेशर्मी और बेहयाई नहीं है। छोटी बच्चियों के साथ जाति के वाक़यात हुए हैं, बच्चों के साथ हुए हैं। अब आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं? चले मैं ब्रेक से वापस आके हारून साहब इसको कंटिन्यू करती हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ये जो वीडियोस वाला मामला है, दोनों तरफ से हुकूमत हो या फिर तहरीक इंसाफ हो, ये लोग समझते हैं कि ये इंतकाम है और इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। इंतकामी कार्रवाइयों के बारे में इस वक्त हमारी सियासत में चीज़ें चल रही हैं, जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जो इस ज़ुमरे में आ रहे हैं, उस पर हारून साहब का तज़किरा लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हारून साहब, आपने भी वीडियोस का जिक्र किया, चेयरमैन पीटीआई ने भी वीडियो का जिक्र किया कि मेरे बारे में एक वीडियो तैयार की जा रही है जो किरदार कुशी करेगी। इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें हुकूमत ने जो फैसला किया फॉरेन फंडिंग केस को लेकर कि 80 से 9 तहकीकात की जाएंगी, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं इस पर तबसरा करने से पहले, वो ये है कि मैंने उन्हें तारीख से कोई 2-3 मिसालें दी कि एक लीडर पॉपुलर होता है, उसके हक़ में बड़ी वेव होती है, इसके बावजूद वो साजिशों का शिकार हो जाता है। वो टीम का मसला तो था ही, ज़ाहिर है, वो तो बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि टीम अच्छी होनी चाहिए और उसको जितना पोलाइटली कहा जा सकता था, मगर पूरी तरह जामे तौर पर उनसे कहा गया। तो एक उन्हें मैंने कहा कि देखिए, माओ ज़ेतुंग जो था वो इमोशनली कोई बहुत स्टेबल आदमी नहीं था, करिश्मेटिक बहुत था, पॉपुलर बहुत था, गैर मुतनाज़ा वो लीडर था, लेकिन वो कभी एतदाल पसंदों की तरफ माइल हो जाता था, कभी इंतहा पसंदों की तरफ माइल हो जाता था। अच्छा। तो चू एंड लाई सिचुएशन को संभालता था, जिसमें बहुत तहम्मुल था, बहुत एतदाल था, और जो सिर्फ कम्युनिज़म का कायल नहीं था, कन्फ्यूशनिज़म का भी कायल था, जो अखलाकी तौर पर बड़ा मजबूत था और जो मुतअद्दिद ज़ुबानें जानता था और हर एक के साथ निभा कर सकता था। मौजूद उनका हाल तो ये था कि कमरे में चीज़ें बिखरी रहती थी, उसकी कोई तरतीब कायम नहीं कर सकता था। और वो जो उसने सकाफती इनकलाब बर्पा किया तो एक तबाही आई और 3 दिन तक तो उसके घर चू एंड लाई के घर के गिर्द भी घेरा डाले रखा गया। तो इसके लिहाजा ये ज़रूरी नहीं होता। और मौजूद के ज़माने में कोई इक़्तिसादी तरक्की नहीं हुई, वो जो बुनियादें फराहम की वो चू एंड लाई ने की, यानी अमेरिका के साथ ब्रेक थ्रू हुआ। उसके नतीजे में वो माहौल पैदा हुआ जिसमें मुल्क से भागे हुए चीनी जो हैं, जिनके पास बहुत सरमाया था, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, डिंग शाओपिंग ने को बचाता रहा चू एंड लाई, और उसके नतीजे में इनकलाब। इसी तरह हिकमत यार बहुत पॉपुलर था, वाहिद लीडर था जो अफ़गानिस्तान के सिर्फ पश्तून बेल्ट का हीरो नहीं था, बल्कि शमाल में भी उससे असरात बड़े गहरे थे। वो शमाल का रहने वाला था, उसने अपने बच्चों की शादियां जो शमाल में की थी, ख़ानदान ताल्लुक़ ही शमाल से रखता था, कुंदुज से। इमाम साहब उसके गाँव का नाम है। अच्छा, वो एक से ज़्यादा फ्रंट उसने खोल लिए और यही उसकी नाकामी का सबब बना। ऐसी लड़ाई जो है उसको फैला दिया। इसी तरह बिन बिल्ला जो है वो कायद आज़म की तरह था, अलजायर में जंग आज़ादी का हीरो था, और लेकिन वो तो खैर सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया भी नहीं था वहाँ, मीडिया आज़ाद भी नहीं था। लेकिन ये कि जब वो तवील अरसा जेल में रहा तो फिर उसका नतीजा क्या, तो मैंने उनसे साफ अल्फाज में ये कहा, सिर्फ ये याद कराने के लिए, ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसी भी यही है कि बुज़दिली का दर्स तो किसी को नहीं दिया जा सकता, ना खौफ में फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन आखिरी दर्जे की एहतियात और हिकमत इख्तियार की जाती है। अफसोस उस वक्त मुझे मिसाल नहीं याद आई जो मैं अब अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का जब फ़ैसला किया, उसको फ़तह करने का, तो इतना एहतमाम किया राजदारी का कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो रास्ते के कबाइल से मुआहदे किए, दूसरा आप ये देखें कि ये 550 किलोमीटर का फासला उन्होंने तय किया। 10,000 आदमियों ने, 10,000 आदमी सहरा में चल रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो राजदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राजदारी से काम लो। ये तो खैर कल मुझे याद नहीं आया, वरना मैं उस वक्त उनसे कहता। बहरहाल वो सुनते ही हैं, बात उन तक पहुंच ही जाती है। फिर ये है कि वो जब मैं वापस आ चुका तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। मैं एक उन्हें बताना चाहता था, एक दोस्त हैं जो वेलफेयर के कामों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसका नंबर देना चाहता, टेलीफोन बाहर पड़ा था, तो उन्होंने कहा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो वो मैंने उनसे कहा निमल कॉलेज के लिए आपको अगर रुपया चाहिए हो या शौकत खानम के लिए कभी क्राइसिस हो तो बताइएगा। तो फलां साहब हैं,
और वो जाएं जब लाहौर तो उनसे मिल भी लें। अच्छा, तो एक ये बात हुई ज़रूरी, और बाकी जो है वो मैंने उनसे कहा कि एहतियात। फिर मैं बाहर निकला तो शेख रशीद साहब आ रहे थे, उनसे तो खैर कोई ख़ास बात नहीं हुई, कुछ घबराए हुए से लगते थे या जल्दी में थे। असद उमर साहब मिल गए। असद उमर साहब को भी मैंने कहा ये बात याद रखें, खौफ और बुज़दिली नहीं मगर एडवेंचरिज्म भी नहीं, एहतियात आखिरी हद तक। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब ये रिस्क तो लेना पड़ता है। मैंने कहा रिस्क लेने से कौन रोकता है आपको? हाँ, ठीक है, आप रिस्क लें, और हुकूमत नहीं भी बनती तो ना बने, मगर उसूलों पे तो चले ना। सही, उसूलों पे तो चले। अपना जो आप कर सकते हैं, असल में तो इंसान के बस में सिर्फ कोशिश ही है। सही है। फॉरेन फंडिंग केस। अब जो इंतकामी कार्रवाइयों का ये है, एक तो 10 साल का रिकॉर्ड अब FBI भी कर रही है और FIA भी कर रही है जमा। फॉरेन जो भी बाहर से उन्हें एहतियात मिले, और उसमें कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं है, सिर्फ अमेरिका और बरतानिया नहीं है, उसमें मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उसमें फिनलैंड तक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसमें नॉर्वे है। वो हर जगह से मालूमात जमा की जाएंगी। 4 जो मुलाजम थे तहरीक इंसाफ के हेड ऑफिस में जो थे, ताहिर मसलन ऑपरेटर है, और उनके सारे अकाउंट्स जो हैं उसका स्टेट बैंक से तफसीलात जमा की जाएंगी। ठीक है। फिर ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती जायदाद जहाँ कहीं दुनिया भर में उसका सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी दुनिया में कहीं कोई जायदाद हो सकती है। बहरहाल यहाँ जो जायदाद है उनकी, एक तो लाहौर में उनके नाना की ज़मीन है जो कुछ अर्सा पहले तक तो तकसीम नहीं हुई थी, वह मुश्तरका ही खाता था। उनके वालिद की ज़मीन है लिया में, और भी कुछ होंगे, ये बाकी तो है, ये अपना जहाँ वो रहते हैं बनी गाला में आमदन के ज़राए, वो सारा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, एक एक चीज़। अच्छा, यानी भूसे के ढेर में अगर कोई सुइयां हैं तो वो तलाश करने की कोशिश की जाएगी। तो वो उसके लिए तुले हुए हैं। और राना सनाउल्लाह जिन पे बहुत रिजर्वेशंस थी बनाने की, उन्हें वज़ीर दाखिला उनकी अपनी पार्टी में। अच्छा, तो वो तो आपको पता है ना कि कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार क्या, खाक करेंगे उसको, गिरफ्तार करेंगे तो चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। और बाकी ये है कि गवर्नर वो है डटा हुआ है, अजीब बात है। पंजाब के गवर्नर, उसने कहा कि भाई जज के खिलाफ रेफरेंस भी भेजा जाएगा, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और जनाब ये अपना जो वज़ीर आला जो है गैर कानूनी है, हमजा शहबाज, तो उस पर जवाब किसने दिया, ज़रा गौर फरमाइए। तलाल चौधरी ने कि एक हवालदार और 4 सिपाही तो उसे उठा के बाहर फेंक दें। ये जो एक दूसरे को उठा के बाहर फेंकना है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। और तलाल चौधरी जैसे लोगों से अगर आप बयान दिलवाएंगे, और उधर मैं कहूँगा शहबाज गिल साहब को अल्लाह ताला सेहत दे कि अगर आप इस तरह के लोगों को अपना तर्जमान मुकर्रर करेंगे तो उससे कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, किसी के हाथ में नहीं रहेंगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूँ कि पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती। पुलिस है कितनी सारे मुल्क में, और फिर ये है कि फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ेगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसकी तैयारी कर ली गई है। यानी ये तो नहीं होगा कि मार्शल्ला लगेगा, मार्शल्ला के लिए तो हालात साजगार ही नहीं है ना, लगाना चाहते हैं वो मार्शल्ला, लेकिन ये फिर अमन व अमान के लिए फ़ौज आएगी मैदान में। तो उससे पहले इन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, और आग नहीं उगलनी चाहिए। आग से खेल रहे हैं, और एक फरीक नहीं कई फरीक खेल रहे हैं। सही है, आग से खेलने में कई लोग इसमें जल जाएंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस मामले में वो तौहीन मजहब के जो केसेस का अंदराज हुआ है, जो सऊदी गवर्नमेंट का नुकसान होगा। सबसे अहम बात ये है सऊदी गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टिगेशंस जो शेख साहब के भांजे के हवाले से भी चीजें सामने आ रही थी। अच्छा, वो देखिए, वो तो शेख रशीद ये कहते हैं कि मेरा भतीजा तो शेख रशीद कहते हैं वहाँ मौजूद ही नहीं था सिरे से। अच्छा, दूसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको इनकरेज नहीं कर रही है। वो ये कह रहे हैं, वो 2 बातें कह रहे हैं। इस पे भी उन्होंने इनको डिस्करेज किया है कि ये काम न करें, ये रिलीजियस कार्ड न खेलें। इनके अपने हामी भी जो खैर खा हैं वो इन्हें समझा रहे हैं कि ये रिलीजियस कार्ड न खेलें, ये बड़ा तबाहकुन साबित होगा। इससे पाकिस्तान का इमेज भी मुतासर होगा सारी दुनिया में। सही। और दूसरा ये है कि वो NRO के सिलसिले में भी इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज ये है शहबाज शरीफ साहब को कि ये NRO में ताजील न करें। तो उनको बुला लें नवाज शरीफ साहब को, और जो सब जितने लोग हैं सबकी माफ़ी हो जाए। मुकदमात को मेरा ख्याल है मुअल्लक रखा जाएगा।
इसमें ताजील करेंगे तो इसका सारा फ़ायदा इमरान खान को पहुँचेगा। ये मशवरा उन्हें दे दिया गया है। अच्छा ठीक है, फॉरेन फंडिंग का जो हिसाब किताब है वो सिर्फ पीटीआई का होगा या बाकी जमातों से भी कुछ लिया जाएगा हिसाब हारून साहब? बाकी तो सारे नेक पाक हैं, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग वाले, ये तो आपको पता है कि फरिश्ता सिफत लोग हैं, इनसे क्या हिसाब लेने की ज़रूरत है। चलिए, हिसाब तो इमरान खान से लिया जाएगा, जो हुकूमत में होते हैं उनसे भी कभी हिसाब लिया जाता है। हिसाब तो इमरान खान का होगा और हज़रत आदम से लेके अब तक जितने जराइम हैं सब की तहकीक की जाएगी कि काबिल ने जो कत्ल किया था अपने भाई को, उसमें भी कहीं मुमकिन है इमरान खान का मुलव्वस होना का कोई सबूत मिल जाए। वो तो जब ये सिलसिला शुरू होता है, चौधरी ज़हूरुल्लाह पे भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया था भुट्टो साहब ने, और एक और मुकदमा बनाया था कि वो उन्होंने वो जो अपना टैक्स वसूल किया जाता है, उस वक्त बहुत थोड़ा सा टैक्स होता था, कहीं कहीं होता था वो, और मेरा ख्याल है वो चुंगी का होता था, ये तो था नहीं, सड़कों पे तो टैक्स नहीं था। तो जेलम के पुल पे जो चौकी थी उस पर हमला करके चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब पैसे लूट के ले गए। चौधरी ज़हूरुल्लाह जो पैसे बांटा करते थे, तो ये इल्ज़ाम लगा जिनका सारा दिन काम ही नहीं था, 200 रुपये किसी को 400, जो बड़ी रकम होती थी उस वक्त गरीबों में बांटते रहते थे, और उनकी साहबजादी ने फिर इसको इनहेरिट किया है चौधरी ज़हूरुल्लाह के जो परवेज़ इलाही। चलिए ब्रेक से वापस आके हारून साहब बात करती हूँ, ब्रेक फौरी लेनी है मुझे, मरहूम चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब जी, फॉर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे। एक तो मईशत के हवाले से जो मिफ्ताह इस्माइल साहब के बयानात थे और जो हालिया सूरत हाल है, इसके ऊपर हम सब का तजिया लेंगे, मगर इसके साथ साथ और भी ऐसे मामला जैसे सोशल मीडिया पर सूफ़ी आयश मोहम्मद साहब का बड़ा चर्चा है, ये कौन है और इनके बारे में ये दावा है हारून साहब का कि वो इन्हें जानते हैं। ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चूंकि इमरान खान साहब से मुतालिक हारून साहब बात चल रही थी, मिफ्ताह इस्माइल साहब की बात करूंगी। खान साहब से मुतालिक ये बात आ रही कि सूफी आयश मोहम्मद साहब का जिक्र है सोशल मीडिया पर, आपने जिक्र किया था, आप भी उन्हें जानते हैं, इनका बैकग्राउंड क्या और खान साहब के हवाले से इनके क्या मामलात हैं? नहीं, उनके खान साहब से कोई मामलात नहीं है। हमारे ख़ानदान से उनके बहुत पुराने मरासम हैं, 50-55 बरस के बुज़ुर्ग आदमी हैं। ना कभी अखबार में उनका जिक्र आप सुनेंगे, ना टेलीविज़न पे सुनेंगे, ना वो अपना चर्चा चाहते हैं, वो खामोश और गुमनाम रहना चाहते हैं। दो बड़े अच्छे तालीमी अदारे वो चलाते हैं, उन्हें बहुत मुस्तजाबुद्दावात, यानी ऐसा आदमी जिसकी दुआएँ कबूल की जाती हैं और बहुत साहिब ज़िक्र आदमी समझा जाता है। मुझे बहुत सी मुलाकातों का शर्फ उनसे हासिल है और वो अपना बहुत सा वक्त गुजारते रहे जब तक मुमकिन था हिजाज़ में, और वहाँ एक छोटा सा होटल भी उन्होंने खोल रखा था। और वो ख़ुद तो नहीं चलाते थे, मगर जो आमदन होती थी वो तालिब इल्मों पे खर्च कर देते थे या तालीमी अदारों को देते। ख़ुद बहुत सादा तरीन ज़िंदगी गुजारने वाला अगर आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है तो उन्हें देखा है। वो सबसे सस्ती चप्पल पहनते हैं, सबसे सस्ता लिबास पहनते हैं, अगरचे लिबास साफ़ होता है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कोई हलीम मुत्तबा आदमी नहीं देखा। यानी दूसरी मिसाल प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर की हो सकती है, और वो वाहिद आदमी है जब उनका ज़िक्र किया जाता है प्रोफेसर साहब के सामने तो वो कहते हैं वो वाकई फ़कीर हैं। वो एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं, सूफ़ी अब्दुल्ला उनके शागिर्द हैं और ज़मींदार ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़िक्र फ़िक्र में और तबलीग में और दरस कुरान में और ये बच्चों को पढ़ाने में सिर्फ कर दी। दूर दूर से लोग उनके पास जाते हैं। मामू कांजन में उनका एक तालीमी अदारा है, कराची में है, जहाँ भी हों दूर दूर से लोग जाते हैं उनके पास दुआ के लिए। तो वो कुछ इमरान खान के बारे में राय, वो ख़राब राय का इज़हार कर रहे थे। मुझे किसी ने तलब, सोशल मीडिया पे इतना चर्चा नहीं है, वो एक छोटे से ग्रुप में है। अच्छा, वो राय उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी राय नहीं दे रहे थे। मेरे भाई से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है, वो भी फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, मेरे खालाजाद भाई का। तो वो अपना बहुत ही नादरे रोज़गार आदमी है। मैं उनके बारे में लिख दूंगा कि वो क्या है, वो टेलीविज़न पे तफसील नहीं बताई जा सकती। तो वो उन्होंने कोई शिकायत की इमरान खान के बारे में तो दोस्तों से, तो फिर उन्होंने कहा आप इस्तिखारा करें। उन्हें ये मशवरा दिया गया कि आप इस्तिखारा करें और फिर आप अपनी राय दें। इस्तिखारे के बाद उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ख्वाब में देखा, बड़ी अच्छी हालत में उनसे गले मिला और मेरा दिल उनके बारे में बिल्कुल साफ़ हो गया है और मैं उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखता हूँ और मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करता हूँ। अब ये उनका ये कहना कि मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करता हूँ, ये बड़ा हैरत अंगेज़ है। इसलिए को तो ऐसे आदमी हैं कि जो बादशाहों को की भी परवाह नहीं करते। गिनती के 3 आदमी मैंने ऐसे देखे हैं ज़िंदगी में। एक शाहराह रेशम के करीब एक उग्गी गांव में एक साहब थे,
पता नहीं अब वो अल्लाह करे जिंदा सलामत हों, उनसे लोग बहुत इंस्पायर थे और मैं भी गया था उनसे मिलने के लिए। ठीक है। सूफी और प्रोफेसर कभी जदीद उलूम से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है सूफी साहब का, लेकिन ये है कि अब उनके हवाले से, और वो जब उनकी बात जो है उनके मकतब फ़िक्र में बहुत ही तवज्जो से सुनी जाती है। जब वो कोई राय दे देते हैं, एक फ़िक्रा भी किसी के बारे में कह दें तो हज़ारों लाखों आदमी उससे मुतअस्सर होते हैं और वो बाय वर्ड ऑफ माउथ उनकी बात पहुंचती है। सही। वो टेलीफोन भी कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत जब ज़रूरी होता है। ठीक है। अभी हारून साहब वक्त बहुत ही कम रह गया। मेरे पास मिफ्ता इस्माइल साहब का एक क्लिप था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे, नून लीग गवर्नमेंट बनाएगी, ये भी सस्ता होगा, ये भी सस्ता होगा, बिजली की कीमतें पुराने पे आएंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, कि दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। आप क्लिप वगैरह का आपके पास टाइम नहीं है जी। अब लेकिन गवर्नमेंट में आते ही उनकी हालत क्या है, मईशत की क्या? कुछ भी नहीं। मैंने जो उनको आपको जो बताया था ना उनके बारे में, जो कुछ मैंने अर्ज किया था उनके बारे में, आज जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उनमें से बाद से मैंने गुफ्तगू की। अच्छा। उन्होंने बिल्कुल यही कहा, बच्चों जैसी आते हैं, सीरियस होते नहीं हैं, बिल्कुल नैरो पर्सपेक्टिव है, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं या कराची के बिजनेसमैन के बारे में सोचते हैं। सीरियस गुफ्तगू करते करते लतीफ़ा सुनाना शुरू कर देते हैं। तो वो इसहाक डार साहब उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं उधर से। अच्छा। और इकानमी में कोई बड़ी पेशरफ्त की तवक्को नहीं है। 15% तो हुकूमत पाकिस्तान ले रही है बैंकों से सूद पे पैसा, तो वो कहाँ से अदा करेंगे 15%? और बिजनेसमैन को ज़ाहिर है 18% पे मिलेगा और छोटे बिजनेसमैन को 21-22% पे मिलेगा। तो इकानमी चलाना उनके बस की बात नहीं है। वो बहुत ही सादा लौ आदमी है। वो सिर्फ, मैंने जैसे पहले कहा था, वो लोगों ने इसकी तस्दीक की, वो कारोबार कर सकते हैं, कराची के बिजनेसमैन को फायदा पहुंचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह ताला इस पे तफसील के साथ बात करेंगे। कर सकते, उससे बेहतर है इसहाक डार को बुला लिया जाए आज जी। और शहबाज शरीफ भी इकानमी को ज्यादा नहीं समझते, उनके भाई नवाज शरीफ तो कुछ ना कुछ समझते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें तमाम देखने वालों को शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।